यूं ही लगा के बैठा हूँ इसको, जब इसमें आवाज आ ही रही है। नहीं जाएगी क्योंकि वो उसने ले रखा है शायद स्पीकर, और वो दोनों ही ले रखा है। कहाँ से होती है यार, स्पीकर रियल टेक, माइक्रोफोन रियल टेक। हाँ ठीक है, तो इस सिस्टम का ही चल रहा है। ओके, सेट्स क्या होता है? सेट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ सो इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसको हम सेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? मतलब हाउ डू वी रियली अंडरस्टैंड दिस टर्म एज वेल डिफाइंड? ओके चलो, जैसे कि मैं बोलता हूं सेट ऑफ ऑल द गुड बॉयज इन दिस क्लास। सेट है, नल सेट है। That is not well defined. Why good boys? Yes. So set of all good boys is not a set. फिर मैं पूछूंगा set of all good girls, तो भी null set. So set of all the good boys in this class is not a set. Why? Because good is not defined. Now, if I say good means people who get more than 70% marks, for example. Now I say set of all the good boys in this class. Now it is a well-defined object. Now it will be called as a set. नहीं, वो सेट ही नहीं है, एम्प्टी कहाँ से होगा? एम्प्टी तो आप इसका मतलब ये वेल डिफाइंड यानी क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसे एडजेक्टिव लगा के हम किसी को भी सेट नहीं बोल सकते, इसका इंपॉर्टेंट है कि सेट होना चाहिए। अब वो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है एक्चुअल नंबर्स लिख दें, फॉर एग्जांपल वॉवल इज अ सेट। वॉवल किसका सेट? मतलब मान लो मैंने ए ई आई ओ यू, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट इज वॉवल। So when you write actual values, it is always represented in brackets. इस टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, और जो अंदर वाली वैल्यूज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एंड दिस सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, ए बी सी डी, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसी तरीके से मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये किसका सेट है? नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 या लेस देन और इक्वल टू 6। वेल डिफाइंड है कि भाई नेचुरल नंबर है 6 तक या 6 से कम है, ये वेल डिफाइंड हो गया। इसको हमने कैपिटल अल्फाबेट में रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ रही बात? अंदर वाले जो वैल्यूज हैं उनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं, और बाहर वाली वैल्यू को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अच्छा मान लेते हैं मैंने एक और सेट बनाया जिसमें मैंने इस एलिमेंट्स को 1 5 6 4 3 2 कर दिया। मैंने क्या कर दिया? एक सेट बनाया, मान लेते हैं एन डैश, और उसमें मैंने क्या किया? एलिमेंट्स की पोजीशन को बदल दिया। ठीक, तो क्या ये दोनों सेट सेम हैं या अलग सेट माना जाएगा? पक्का? हाँ भाई, सेट सेम रहेगा अलग रहेगा? अगर एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया तो सेट इज सेम, देयर इज नो चेंज। इसका मतलब ये है सेट के अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक, ओके। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट होता है उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinal number, and उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? n of a। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
एन ऑफ ए, तो ए का कार्डिनल नंबर कितना है 5, तो क्या बोलते हैं एन ऑफ ए, कार्डिनल नंबर क्या है, समझ में आ रहा है, कार्डिनल नंबर 5। एन ऑफ एन, इसका कार्डिनल नंबर क्या है 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा मान लेते हैं मैंने एक और सेट बनाया ए, जिसमें मेरे पास सेट है ए ई आई ओ यू ई आई, आ रहा है समझ में। अब इसमें रिपीटिशन हो गई, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, is 5। यस सेकंड बिल्कुल सही, रिपीटिशन is not allowed, रिपीटिशन is not allowed, समझ में आ रहा है, रिपीटिशन यानी जो बारी बारी रिपीट हो रहा है वो अलाउ, ये बेसिक प्रॉपर्टी है सेट्स। इस रिपीटिशन ना अलाउ होने के चक्कर में जो पूरा वेन डायग्राम्स पढ़ते हो ना, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ से आती है कि रिपीटिशन इन अ सेट इज नॉट अलाउड, इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेम, तो रिपीटिशन वाले को हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास सेट ए है, इसमें है 1 2 3, सेट बी है उसमें है ए बी सी, दोनों का जो कार्डिनल नंबर है 3 है, ठीक है, लेकिन ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी, ए को इक्वल टू बी नहीं बोलते। अगर कोई सेट एक दूसरे के बराबर होना है तो सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, समझ में आ रहा है। इसको इक्विवेलेंट सेट जरूर बोला जा सकता है, इट इज अ इक्विवेलेंट सेट बट इट इज नॉट अ इक्वल सेट, ये हमारे को पता होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आती कार्डिनल। अब इसके बाद एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सबसेट या सुपरसेट, देयर इज अ टर्म कॉल्ड सबसेट या superset. For example, I am having a set A which has elements 1, 2 and 3. So what is a subset of A? All the sets which will have the number of elements which are present in A as its own elements will be known as subset of A. For example, the subset of A could be this, 1 and 2 is also a subset, 1 and 3 is also a subset, 2 and 3 is also a subset, समझ में आ रहा है। इसमें एक सेट और होता है 1 2 3, ये भी होता है, यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट। और एक नल सेट बोलते हैं जिसको या तो ऐसे लिखा जाता है या इसको हम फाई के टर्म्स में लिखते हैं, ये क्या है सबसेट है। अब मान लेते हैं B इज अ सबसेट, यानी B मान लेते हैं ये है, तो आई विल राइट B is a subset of A. B is a subset of A. समझ में आ रहा है, B is a subset of A. और I can say A is a superset of B. ये भी बोला जा सकता है, A is a superset of B. जब इसी डेटा को हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो A को यूनिवर्सल सेट भी बोला जाता है। जैसे कि इस सेट को मान लेते हैं हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, जो B है सेट B है, इट कंटेन्स ओनली 1, बाकी एलिमेंट्स 2 3 4 2 3, दो ही तो एलिमेंट है बाहर। समझ में आ रहा है, 1 2 3 था, 1 तो B का पार्ट हो गया, और ये जो मेरा A है, ये बाहर वाला जो ये पूरा सेट है, इसको हम यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल सेट या जो सुपर सेट है, यानी जो सेट अंडर कंसिडरेशन है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम हमेशा सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, और जो रेक्टेंगल है यानी जो बड़ा वाला सेट है उसको बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट या सुपर सेट के नाम से जाना जाता है, और वो जो बीच में है उसको सबसेट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कितने सबसेट हैं, मान लो तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे 8। सो अगर मुझे अगर 10 एलिमेंट होते तो कितने सबसेट बनते,
तो नंबर ऑफ सबसेट्स of a given set is 2 की power n, where what is n is the cardinal number of set. मतलब जैसे 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 8 सबसेट्स बनेंगे. Now this 8 subsets will include the null set and the set itself. ठीक है, तो अगर हम जो खुद के एलिमेंट्स को निकाल दें, मान लो एक ऐसा सेट जिसमें ये खुद इंक्लूडेड नहीं है, एक ऐसा सबसेट जिसमें खुद इंक्लूडेड नहीं है, उसको हम प्रॉपर सबसेट के नाम से जानते हैं. प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ऑल द सबसेट्स जिसमें द सेट इटसेल्फ को हमने नहीं कंसीडर किया, उसको हमने प्रॉपर सबसेट किया. क्योंकि मैंने कहा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अगर हम उसको छोड़ दें तो जो बच गए हैं उनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट. समझ में आ रही बात? हाँ. इसके बाद होता है इसके अंदर एक पावर सेट. पावर सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स उस सेट के सबसेट हो. जैसे कि ये सेट है, इसके सबसेट्स ये हैं. अगर मैं बोल दूं कि ये दीज सबसेट्स आर एलिमेंट्स इसके एक और सेट के, उस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए. तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं. कौन से एलिमेंट्स हैं? जो कि सबसेट ऑफ ए है. कैन पावर सेट बी नल सेट एवर? तो क्या नल सेट भी ले लिया तो वो खुद ही अपना सबसेट बनाएगा. एक सेट तो मिलेगा. उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं. जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं. 2 एलिमेंट होता है उसको डबलटन सेट बोलते हैं. इस तरीके से. हाँ बोलो क्या? मान लेते हैं हमारे पास सेट, जैसे ए एग्जांपल लिया हुआ है. ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3. इनके सारे पॉसिबल सबसेट्स क्या बनेंगे? 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 एंड नल सेट. ये सारे सबसेट, ये सबसेट्स को मैंने एलिमेंट बना दिया. सबसेट को मैंने एलिमेंट बना दिया. मतलब ये एलिमेंट है. जैसे ये एलिमेंट था ना 1 2 3, सबसेट एलिमेंट हो गया. सबसेट क्या हो गया? एलिमेंट हो गया. और उसको भी मैंने कहा ये सेट है. सबसेट्स को मैंने एलिमेंट्स माना तो वो एलिमेंट्स का सबसेट हो गया, एलिमेंट्स का सेट हो गया. उस एलिमेंट्स के सेट को हम सबसेट के नाम से जानते हैं, मतलब पावर सेट के नाम से जानते हैं. ठीक है. तो सेट जो है उसके जितने भी सबसेट्स हैं उसको अगर हमने एलिमेंट्स बना दिया तो जिस सेट के वो एलिमेंट होंगे उस सेट को हम पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे. ठीक है. ये नॉमेनक्लेचर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब इसके अंदर ऑपरेशंस आते हैं. ऑपरेशन का मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स. क्या मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्ट? मान लेते हैं मेरे पास सेट ए है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. मान लेते हैं मेरे पास एक सेट बी है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7. मान लेते हैं मैंने कहा a प्लस बी करना है मुझे.
जब भी हम जोड़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ भी जोड़ते हैं, तो एक चीज यहाँ है, एक चीज यहाँ, दोनों को ले आके ऐड कर देते हैं, बस दोनों कंबाइन हो जाते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो अगर अपन इसको जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखो, इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। तो ये बनना चाहिए आइडियली। बाय बेसिक डेफिनेशन जो इसमें कॉमन पोर्शन है वो हटाना पड़ेगा, क्या है, तब जाके मेरा सही एडिशन होगा। तो एडिशन को हम बोलते हैं यूनियन, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन का मतलब है कार्डिनल नंबर। जब ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बनेगा जो कि ये था, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बनेगा जो कि ये था। लेकिन इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन। क्यों, क्योंकि ये 2 बार ऐड हो गया है, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, जो कॉमन पोर्शन है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसीलिए एन ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन एज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो व्हाट वुड बी, लेट अस से a माइनस बी। मान लेते हैं मुझे क्या करना है, a माइनस बी करना है, यानी a में से b को घटाना है। इसको समझाने के लिए मैं एक बार वेन डायग्राम का सहारा ले रहा हूं। मान लेते हैं a था, ये b था, a में 1 2 3 4, b में 3 4 5 6 7। ये समझ में आ रहा है। तो a यूनियन b का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस बाउंड्री। तो अगर आप ए लेते हो तो 3 4 2 जुड़ जाएगा, बी लेते हो फिर 3 4 जुड़ जाएगा, तो माइनस करना पड़ता है। ये इसका लॉजिक। ए में से बी घटाना है, यानी जो ए वाला पोर्शन है उसमें से कट करना है। मान लेते हैं ए मेरे पास ये पूरा येलो है, दिस इज माई ए। उसमें से मुझे बी काट के बाहर निकालना है। बी काटने का मतलब है बी कौन सा पोर्शन है, ये काट के बाहर निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, तो बाहर ही काट के निकाल दिया। ए में से बी निकाल दिया, ए ये था, बी निकाल दिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 2 बचेगा। काट, ए ये है, बी ये है, मैंने कहा बी निकालना है अपन ने, तो जो बाहर है वो तो है ही बाहर। काटोगे, मान लो गुटका भर दिया आपने, तो 3 और 4 नहीं ले गया आपने साथ खींच के भी है? कट गया ना, बाहर चला गया। तेरे तू ए है, तेरे पास 1 2 3 4 था, वो बी है, उसमें से कुछ निकाल के ले गया तेरे में से। तेरे में से क्या निकाल के ले गया वो, 3 4, क्योंकि वो उसके पास कैपेसिटी थी बी के पास निकालने की। 3 4 ले गया, तेरे पास क्या बचेगा, वही उसका मतलब है। समझ में आ रहा है। अगर बी माइनस ए करना होता तो क्या बचता, 5 6 7। समझ में आ रहा है। ए माइनस, अगर a माइनस बी हमारे पास 1 2 है, तो b माइनस ए करते आप, तो b ये होता ग्रीन वाला। इस ग्रीन में से क्या निकल के गया, ये वाला निकल गया। तो ये निकलेगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 5 6। समझ में आ रहा है। सेट ए में से सेट बी माइनस करने का क्या मतलब होता है। तो ये बेसिक एडिशन का भी समझ में आ गया, दोनों को जोड़ना है, फिर सेम रह जाएगा। मान लो ये तो इंटरसेक्शन है, मान लो इंटरसेक्शन ना होता, 1 2 3 4 ए के पास है, बी के पास 3 4 5 6 7 है, तो बी निकाल ले जाओगे तो ए को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि उसमें से तो कुछ भी नहीं गया। उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, उसको डिसजॉइंट सेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे फाइनाइट सेट क्या होता है, ये डिसजॉइंट है। हाँ, द एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, फाइनाइट हो। इनफाइनाइट सेट,
उसमें काउंटेबल ना हो। ठीक है, वैसे एक चीज जैसे रह गई ऊपर, जैसे ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक्चुअल लिखा था, इसी चीज को हम लिख सकते थे, जैसे मान लो ये लिखना होता है x such that x belongs to natural number, x is less than or equal to 6। इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा कि इसको क्या बोलते थे, मान लो सेट ए है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते थे, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं x such that x is less than or equal to 6, x belongs to natural number। इस टाइप से जो लैंग्वेज यूज करी जाती है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अगर एक्चुअल वैल्यूज लिखी जाती है तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, बस नाम है। और नहीं समझ में आया नहीं समझ में, लिखने में ऐसी फीलिंग आती है पता नहीं क्या ही लिख दिया ना, मजा सा आता है, ये क्या खतरनाक काम है। हाँ कुछ नहीं है, एकदम बकवास है ये, असली बात तो ये देखो, ये डंडी का मतलब है एक्स सच दैट, यानी कि एक्स डबल बिंदी लगा दो, एक्स सच दैट यानी एक्स कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, एक्स कैसा है, एक्स नेचुरल नंबर है। फिर लेकिन एक्स की वैल्यू कहां तक है, लेस देन और इक्वल टू 6। बस कुछ लोग इसको डंडा लगाते हैं, कुछ लोग बिंदी, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है। एक्स कैसा है, एक्स 6 है, लेकिन वो क्या फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, ये दो कंडीशन है। तो कुछ भी ऐसे कुछ भी लिखो ऐसा, ये दो तीन सिंपल है, सच दैट बिलोंग्स टू, ये लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, बस और कुछ नहीं है, कोई लंबी चौड़ी काम नहीं। बट समझ में आ रहा होगा, सच दैट बेसिक वाला वो लैंग्वेज है, बस वो लैंग्वेज देख के बड़ा अजीब लगता है, एक्स क्या लिखा है, एक्स लिख देते हैं हिंदी अंग्रेजी में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, क्या दिक्कत है, वो भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ natural number less than 6, that can also be written। यहां तक बात समझ में आ रही है सेट्स की। फिर होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जैसे कि मैंने ये सेट बनाया ना, मान लो जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम बी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। कहने का मतलब, मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है जिसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये बाहर, ठीक है। अगर ये सेट ए है, अंदर वाला सेट ए है, तो बाहर वाले को ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट है 3 4 8। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो यूनिवर्सल सेट है, जो बड़े वाला सेट है, ए उसमें जो बच गए ए को छोड़ के, उसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यही बचेगा। ए में से कॉम्प्लीमेंट वाला ए को छोड़ के बचा हुआ, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट में उसको छोड़ के बचा हुआ, तो यही आ जाएगा वापिस है। हाँ प्रिंटिंग, हाँ मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते थे। हाँ थे, मतलब एक्चुअली तो यही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, एक्चुअली तो सारा यही था। बट ये कि उसमें क्या है कि बहुत खींच के ऐसा रबड़ बैंड की तरह इतना कॉम्प्लेक्स करते थे, 2 महीने में पढ़ाते थे तो पता ही नहीं चलता था, इसलिए ना बड़ा डर लगता था उससे। बट है नहीं, अपने को तो लिमिटेड टर्मिनोलॉजी तो पता ही होनी चाहिए, बेसिक बात है कि इसका मतलब क्या है। हाँ पर अपने को तो कोई प्रूफ का चक्कर नहीं है, तो ड्राइवर समझना है तो डायग्राम बनाए और आंसर निकाल के पार हो जाए बस, ठीक है। फिर एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए डेल्टा बी। एक बार आपसे पूछ लेता है, व्हाट इज ए डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अभी हमने जैसे किया था ना ऊपर, a माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी, 1 2,
ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा इसका, a माइनस बी बनेगा 1 2, यूनियन b माइनस a बनेगा 5 6 7। तो ये क्या बन जाएगा 1 2 5 6 7। इसको सिमेट्रिक इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दोगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b जो बनेगा वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस बनेगा। ठीक है, हाँ वो सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। हाँ माइनस किया तो पूरे में से जो कॉमन था वो कटेगा, मतलब अगर इसमें से माइनस किया तो ये कॉमन कटेगा, इसमें से माइनस किया तो ये कॉमन कटेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक बार इसको किताब लाए सभी लोग। हाँ जी बुक लाए, बुक किताब लाए। किताब नहीं लाए, फिर मैं बताता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या बोलते हैं। इसके हाँ, अगर सबसेट निकालोगे 2 की पावर 5 32 सबसेट ऊपर तो मैंने सिर्फ नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना बताया था, सीधा क्वेश्चन आता है। बस उस 32 में एक सबसेट नल सेट होगा और एक सबसेट ये वाला भी होगा 1 2 5 6 7 इसमें एडेड है। 32 में ये दोनों सेट एडेड है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? पता समझ तो आता तो नहीं, तो अभी तुम्हें आ रहा है कि बताया है, 90% को तो नहीं आता, वो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, हाँ बेटा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे उसमें है? हाँ हाँ क्या हुआ, क्या मुझे बताओ, मैं भी सुनूंगा। ओके व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, एक तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है? दो साल में आ जाता है। हाँ कम ही आता है, बहुत डायरेक्ट आएगा। अगर आएगा ना तो जैसे ए यूनियन बी या सबसेट, उस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कैट में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई ये आना ही चाहिए, वो बस ये है कि एक तो ऐसे गंदे तरीके से लिखा होता है, पहला फंक्शन एफ ऑफ एफ से ऐसा करके, फिर उसमें वो बहुत सारा ट्रायल करवाता है हमसे, ये भाई 5 इनइक्वालिटी बना देगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दे देगा जब उसकी रेंज दे देगा, ऐसे 3-4 उसको ना हेवी बना देगा, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स दिखता है। और ये ऐसे डिजाइन भी करेगा, फंक्शंस, ग्राफ्स, लेस देन इक्वल टू, एप्सिलॉन, ये साइन यूज करेगा, तो वो हमें डर लगने लगता है। प्लस वो उसमें अल्टीमेटली पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का गेम बचता है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि फंक्शन नहीं आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि वो रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी ना फंक्शन की फॉर्मेट में है, तो डर ना लगे इसलिए मेरे को कराना होता है ये, क्योंकि पर से फंक्शंस का डेफिनेशन नहीं आएगी या उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें फंक्शंस का यूज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में किया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शन बीइंग अ बाइजेक्शन फंक्शन इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन टू अस। उसने ए और बी की मैपिंग करा दी और बोला कि अच्छा अगर ए से बी को हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फंक्शन लोगे वो बाइजेक्शन फंक्शन है। तो अब ये एक्चुअली बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है, फिर ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे बनेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है टोटल केसेस बाय फेवरेबल केस, न्यूमरेटर फेवरेबल के, डिनोमिनेटर टोटल केसेस।
तो अब इसका मतलब ये है कि पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पता होने चाहिए, उसके लिए पीएनसी आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर लिया, उसके लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए, फेवरेबल बाय टोटल। टोटल के लिए मुझे पीएनसी आनी चाहिए, उसको वो आनी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें फंक्शंस काउंट करने हैं कि भाई ए से बी पे कितने फंक्शन है, उसको काउंट करने के लिए पीएनसी। लेकिन किसको काउंट करोगे उसके लिए इसका मतलब पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। और फिर उसने प्रोबेबिलिटी पूछी कि बाइजेक्शन फंक्शन क्या है। अब बाइजेक्शन फंक्शन दो चीजों से मिलके बनता है, वन वन फंक्शन, नॉन टू फंक्शन से। तो पहले ये पता होना चाहिए वन वन क्या है और ऑन टू क्या है। तो इसने 3 चैप्टर एक क्वेश्चन में पूछ लिया, ये आया था एक बार, कुछ टाइम पुरानी बात है। अब अगर ये सब कुछ आता है वो ही कर सकता है, अदरवाइज एक भी लफड़ा हो गया, भाई पीएनसी वीक है तो भी गया, प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आ रही तो भी गया, फंक्शन का डेफिनेशन नहीं पता तो भी गया, और बाइजेक्शन कैसे निकालते हैं वो नहीं पता तो भी गया। ठीक है, दैट वाज अ क्रिटिकल वर्क। अदर देन दैट ऑप्शंस तो बहुत है, कुछ तो एक बता रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन क्या बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्योरली फंक्शन का क्वेश्चन बनेगा। दैट इज माय प्रेजेंटेशन व्यू, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हाँ, जनरली नहीं बनेगा, लेकिन ये जो फंक्शंस यूज करता है वो यहीं कहीं पे यूज करता है। कई बार प्रोग्रेशन फंक्शन टाइप में यूज कर लेता है कि f(1) की वैल्यू ये, f(2) की वैल्यू ये, f(3) की वैल्यू, f(100) की वैल्यू बताओ। या तो फंक्शन आइडेंटिफाई करो, होएगा नहीं। जैसे सीरीज नहीं आइडेंटिफाई, फंक्शन नहीं आइडेंटिफाई होगा। आइडेंटिफाई नहीं होगा तो पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न का मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब ट्रायल एंड एरर, ये फंसता है। चलो फिलहाल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है मेरे 1 2 3, और एक मेरे पास सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है ए और बी। तो ए क्रॉस बी का क्या मतलब है? ए क्रॉस बी का क्या मतलब है? ठीक है, क्या हुआ? हिल गया था। सेट ए ये है, बी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि सेट 1 के जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इज कनेक्टेड विद दिस बी 1a। ठीक है, ये 1 को इनपुट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको इनपुट वैल्यू बोलते हैं, और जो बाद वाली वैल्यू होती है वो आउटपुट वैल्यू। यानी 1 इनपुट करके ए आउटपुट, दूसरा 1 इनपुट करके बी आउटपुट, तीसरा 2 इनपुट करके ए आउटपुट, 2 इनपुट करके बी आउटपुट, 3 इनपुट करके ए आउटपुट, और 3 इनपुट करके बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी का ये रिजल्ट है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। है ना आसान? कोई तो नहीं समझने में भी आसान है। इसी लॉजिक से आप बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। यानी बी की फर्स्ट वैल्यू A1 A2 सेम क्यों हो जाएगी, A3 B1 B2 वो सेट में था। अब देखो, जो मैंने पहले बताया था वो सेट था। सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, जब इसमें क्या है कि 1a जो रिजल्ट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, वो सिर्फ सेट था। सेट के अंदर की एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो हमें ये देखना पड़ता है कि इनपुट आउट वैल्यू क्या है, आउटपुट वैल्यू क्या है। इसीलिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, इसीलिए हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये नए तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन भी क्या है, ये कहता है कि जो 1 है दैट इज कनेक्टेड टू ए, और दूसरे वाले में बोलता है ए इज कनेक्टेड टू 1। तो इन अ सेंस फीलिंग ये आती है कि तो सेम ही लग रहा है 1a A1। लेकिन इसका जो मीनिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका मतलब ये होता है कि जब हम 1 इनपुट देते हैं, यानी कि हमने कहीं पे किसी कंप्यूटर मान लो 1 डाला, तो बाहर रिजल्ट क्या निकल के आया, a।
ठीक है। और A1 का मतलब है कि इनपुट मैंने A डाला तो बाहर क्या रिजल्ट निकल के आया, ये इसका डिफरेंस। तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम डालते हैं अंदर, इसको इनपुट वैल्यू बोलते हैं। इसका एक नाम है, इसको डोमेन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। तो अगर A क्रॉस B में पूछूं कि क्या डोमेन क्या है, तो क्या बोलोगे? 1 and 2 and 3, क्योंकि इनपुट वैल्यू क्या है? 1 2 3, और आउटपुट वैल्यू क्या है? A और B, उसको बोलते हैं रेंज। जो इनपुट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डोमेन, जो आउटपुट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रेंज। नीचे वाले में क्या हो गया? उल्टा हो गया। इनपुट क्या हो गया? इनपुट ए बी हो गया और आउटपुट क्या हो गया? तो जो इनपुट वैल्यू पहले वाली वैल्यू उसको बोलते हैं डोमेन और आउटपुट वैल्यू को बोलते हैं। बताओ क्या मुश्किल है? इनपुट वैल्यू को डोमेन, आउटपुट वैल्यू को रेंज। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इनपुट डाला अगर उसको आउटपुट में निकालेंगे तो आउटपुट डालेंगे तो इनपुट वही आएगा। मतलब अंडा फोड़ के ऑमलेट बना दिया, इनपुट क्या था? अंडा, आउटपुट क्या था? ऑमलेट। अब ये जरूरी नहीं है कि हम ऑमलेट डालेंगे तो अंडा बनेगा, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। बन भी सकता है, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं या आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा हो सकता है कि हम अंडे से ऑमलेट बनाए और ऑमलेट से अंडा बनाए, पॉसिबल है। लेकिन इस केस में अंडे ऑमलेट में पॉसिबल नहीं है, कहीं और पॉसिबल हो सकता है। वही पानी को गर्म करके भाप बनाया और भाप को वापस ठंडा करके पानी बना दिया, क्वाइट पॉसिबल कि एक दूसरे में रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम ये कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू B क्रॉस A। हमारी बात समझ में? लेकिन जो सेट्स बनेंगे वो सेम बनेंगे। मान लो A में 3 एलिमेंट है और B में 2 एलिमेंट है, तो सेट कितने बनेंगे? 3 × 2 6 बनेंगे। और अगर उसमें 3 है उसमें 2 है तो वापस 2 × 3 6 एलिमेंट्स बनेंगे। यानी जो काउंट है उनका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो काउंट है वो तो सेम है। यानी जो कार्डिनल नंबर है, यानी कि जो n है, n ऑफ A क्रॉस B is same as n of B cross A. Cardinality of this is same, but मेरे से मिलके जाओगे क्लास के बाद? नहीं, तुम बेंच हिला रहे हो ना, इसलिए बेंच हिला रहे हो ना, इसलिए मिलके जाओगे। ये नहीं 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 आप तो दिमाग में बैठ जाए। अब ये समझ में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहीं से एक टर्म समझ में आती है, रिलेशन। जैसे कि 1A 1B 1C, ये सारे एलिमेंट्स हैं, मान लो इनका कोई भी सबसेट, यानी 1A उठा लो, 1B उठा लो, 2A कुछ भी उठा लो, ये रिलेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिलेशन। यानी इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B को हम सब क्या बोलते हैं? रिलेशन। अब रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क होता है? यहाँ पंगा यही है, बस यहाँ प्रॉब्लम आती है। ये समझ में आ जाएगा तो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। हाँ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन एंड फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। यानी ऊपर मेरे सबसे ऊपर कार्टेशियन A प्रोडक्ट, तो ये इनपुट या आउटपुट, इनपुट आउटपुट कुछ तो बनेगा, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट में कुछ ना कुछ रिश्तेदारी है, उसको बोलते हैं रिलेशन। समझ में आ रहा है? कुछ स्पेसिफिक टाइप की रिश्तेदारियां जो है ना, उसको फंक्शन बोलते हैं। बस तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या रिश्तेदारियां, वो समझाता हूं, वो आसान हो जाएगा समझना। तो ऐसे करते हैं, पहले तो सारे एलिमेंट्स आ गए,
उसमें सारे के जो उसके सबसेट हैं, उनके जो कुछ भी हिस्सा उठाओगे वो हमारे रिलेशन है। वो जितने भी रिलेशन होते हैं उसमें कुछ तरह के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं और कुछ तरह के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलते। बस इतनी सी बात है। ये समझ में आ जाए किस टाइप के रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं और किस टाइप के रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलते हैं, तो काफी हद तक हमारी जो समस्या है वो सुलझ जाएगी, एक्सेप्ट फॉर नॉमेनक्लेचर। ये इंजेक्शन फंक्शन क्या है या ऑन टू फंक्शन क्या है, सर्जेक्शन फंक्शन क्या नाम है, लेकिन बेसिक फंक्शन जो है वो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले आपको और एक्स और वाई में रिलेशन बताता हूँ। मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। ये एक तरह का रिलेशन है, यानी x इनपुट वैल्यू y आउटपुट। x को मैं 0 डालूंगा तो y की वैल्यू आउटपुट है, क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x को मैं 1 डालूंगा तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको 2 डालूंगा तो ये 4 आ जाएगा। -1 डालूंगा तो ये 1 आ जाएगा। -2 डालूंगा तो 0। यानी देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन, इसको कैसे लिखेंगे, 0 to, ऊपर लिखा था ना 1 है, 0 to 1 3 2 4 -1 1 -2 0। समझ में आ रहा है? ये इनपुट वैल्यू है। ये क्या बनेगा मेरा, x की क्या वैल्यू बनेगी, इनको क्या बोलते हैं, डोमेन। ये क्या बन रहा है मेरा, इसकी जो रिजल्ट है इसको क्या बोल रहे हैं हम, रेंज। समझ में आ रहा है? ये एक रिलेशन है, x और y में एक रिलेशन है। मान लेते हैं मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन x मान लेते हैं। अब ये भी एक रिलेशन है, x है, ये y है। मैंने x को 0 डाला, y की वैल्यू भी 0 आ गई। x को मैंने मान लो 30 डिग्री डाला तो y की वैल्यू 1/2 आ गई। इसको 60 डाला, ये √3/2 आ गया। इसको 40 डाला, 45 डाला, लेटर से 1/√2 आ गया। इस टाइप से इनपुट डाला। देयर इज अ रिलेशनशिप व्हिच इज एक्जिस्टिंग बिटवीन x एंड y। द रिलेशनशिप इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। इन दिस केस you may also have y is equal to x square। x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 1 डालूंगा y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू -1 डालूंगा तो भी y 1 आएगा। x की वैल्यू 2 डालूंगा तो y की वैल्यू 4, -2 डालूंगा तो भी 4। अच्छा, एक इक्वेशन और ले लेते हैं, y is equal to √x। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 या 4 ले लेते हैं, चलो, या 1 ले लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो। 1 तो इसकी वैल्यू या तो +1 या -1। इसकी वैल्यू 4 तो इसकी वैल्यू या तो +2 या -2। इसकी वैल्यू 9 तो इसकी वैल्यू या तो +3 या -3। ये सारे रिलेशन है। किसी भी दो वैल्यू को पकड़ोगे तो कुछ रिश्तेदारी है। अब फंक्शन क्या नहीं है, इनमें से कौन से रिलेशन फंक्शन, इसमें से एक इनपुट डाला 2 आउटपुट आया, एक इनपुट डाला 2 आउटपुट आया, वो मेरा फंक्शन नहीं है। बस बाकी सब फंक्शन है। देखो, इसमें एक इनपुट डाला, एक आउटपुट आया। मान लो ये बंदा है, ये घर है, तो इसका एड्रेस फिक्स है, इसका एड्रेस फिक्स है, इसका एड्रेस फिक्स है, इसका एड्रेस फिक्स है। इसमें इसका एड्रेस, सबका एड्रेस फिक्स है। इसमें 0 का एड्रेस, 1 का एड्रेस फिक्स है, इसका एड्रेस फिक्स है, हाँ, क्योंकि 2 लोग एक घर में रह सकते हैं। तो ये फंक्शन है, यानी 2 डिफरेंट इनपुट कैन हैव 1 आउटपुट। समझ में आ रही है? हाँ, 2 राज्यों की एक राजधानी हो सकती है, लेकिन हाँ, ये भी हो सकती है, होती है, ब्रिटिशर्स ने बना रखी थी ना, अब तो खैर नहीं है। लेकिन अब मान लो मैंने 1 इनपुट डाला तो कितने आउटपुट आ रहे हैं, 2। 4 इनपुट डाला, कितने आउटपुट आ रहे हैं, 2। ये नॉट ए फंक्शन। हाँ, एक बंदे के 2 घर हो सकते हैं, हाँ, हो सकता है। मतलब इसको कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो फिक्स हो, एक का ही हो सकता है। मतलब इनपुट डाल के हमें रिजल्ट मिल रहा है, अगर मेरा रिजल्ट डेफिनेट नहीं है तो मैं फंक्शन नहीं है। बस इनपुट डाल के रिजल्ट डेफिनेट है, चाहे डिफरेंट इनपुट डालो सेम रिजल्ट आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि ये इनपुट डालूंगा तो ये आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। मान लो मैंने स्क्वायर में -1 डाला, मुझे पता है 1 आएगा ही आएगा, पक्का है। मैंने 1 डाला तो भी मुझे पता है कि 1 आएगा, मुझे पता है कि आउटपुट फिक्स है। लेकिन अगर मैंने अंडर रूट फंक्शन में 9 डाल दिया तो बोला आउटपुट +3 भी हो सकता है और -3। यानी आउटपुट जब है, रिजल्ट जब कंफर्म नहीं है, रिजल्ट जब कंफर्म नहीं है, वो मेरा फंक्शन नहीं है।
उसके अलावा सारे रिलेशन फंक्शन है, वो इतना समझने की बात है इसमें। नहीं, वो डिपेंड करेगा ए और बी क्या है। हाँ अच्छा, ऊपर हिसाब से है क्या? यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, इनपुट मान ले 1 है, आउटपुट ए आ गया और बी आ गया। 1 है, आउटपुट ए और बी आ गया, तो ये फंक्शन नहीं, बिकॉज 1 के साथ 2 आउटपुट आ रहे हैं, 2 के साथ भी 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो ऊपर वाला तो फंक्शन, इसमें कोई फंक्शन नहीं है हमारा। नीचे में भी कोई फंक्शन, नीचे वाले में एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहे हैं, इसमें कोई फंक्शन नहीं, सब रिलेशन है। मतलब हमने एक इनपुट डाला ए और आउटपुट आ गया 1 2 3, पता ही नहीं क्या है, कोई फंक्शन नहीं। एक इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट आए वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक इनपुट के साथ एक आउटपुट आ जाए चलेगा, 1 1 फंक्शन बोलते हैं उसको। 2 इनपुट के साथ भी एक आउटपुट आ जाए तो भी उसको 1 1, उसको मेनी टू 1 बोलते हैं। तो 2 चीजें हो गई, एक तो 1 1 हो गई और एक मेनी टू 1। 1 1 का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के तौर पे इसको उस तरीके से आपने कभी रिप्रेजेंटेशन देखी होगी इसकी, ये मान लेते हैं x है, ये y है, ये मान लेते हैं 1 है 2 है 3 है, a है b है c है, यानी कि फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज अ आउटपुट, फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज एन आउटपुट। मान लेते हैं यहाँ पे एक और होता, ये तो पता है इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? अब रेंज और कोडोमेन में भी डिफरेंस दिखाऊंगा। रेंज यानी एक्चुअल आउटपुट, जो पूरा डब्बा होता है ना, पॉसिबल आउटपुट को कोडोमेन बोलते हैं। पॉसिबल आउटपुट को कोडोमेन, देखो एक इनपुट के साथ एक आउटपुट, एक इनपुट के साथ एक आउटपुट, लेकिन यहाँ 4 के साथ कोई आउटपुट है तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। एवरी इनपुट मस्ट हैव सम आउटपुट, गारंटीड होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, तभी फंक्शन बनेगा, नहीं तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ पता है मेरे को, मैं भी बहुत हो गई उस फर्स्ट क्लास का, ऐसा नहीं है। इसको क्या फंक्शन बोलेंगे लॉजिकली? 1 1, क्योंकि 1 इनपुट के साथ 1 आउटपुट, 1 1। इसमें कोई डाउट किसी को? मुश्किल भी है क्या? मुश्किल है इसमें? कुछ नहीं मुश्किल है। अगर मान लेते हैं एक और होता 4, और ये 4 भी C से कनेक्टेड होता, ये 4 भी C से कनेक्टेड, समझ में आ रहा है? ये 4, इसको क्या बोलते हैं? मेनी टू 1। मेनी यानी एक से ज्यादा की जो रिजल्ट है वो एक आउटपुट पे जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेनी टू 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, मेनी टू 1 फंक्शन। इसको इंजेक्शन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इंजेक्ट करते हैं ना डायरेक्ट, एक इंजेक्शन एक बंदे को लगता है बस। एक सिरिंज एक बंदे के लिए, इंजेक्शन फंक्शन, ठीक है। दूसरा ही मेनी टू 1, कोई डाउट है इसमें? 1 1 फंक्शन, मेनी टू 1 फंक्शन, कोई डाउट नहीं? ठीक है। वो नो, कौन से वाले? ये 1 1 है, क्योंकि एवरी यूनिक इनपुट इज हैविंग यूनिक आउटपुट। ये 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये मेनी टू 1 है, और ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के साथ 2 आउटपुट हो गए, वो फंक्शन नहीं।
मतलब ये रिलेशन है, 1 के साथ +1 आ रहा है -1, दिस इज अ रिलेशन, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन। इन दोनों में कुछ ना कुछ एक्स और वाई में रिलेशनशिप तो है। 2 डालेंगे तो +2 -2 रूट आ जाएगा, मतलब 4 डालेंगे तो +2 -2, यानी देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप तो है दोनों के बीच में, लेकिन वो रिलेशनशिप फंक्शन लेवल तक नहीं है। भाई मान लो ये भी रिलेशन है, नहीं पहले तो फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे 1 1 है मेनी टू 1। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये अपने पास यहाँ पे टाइम है, मान लेते हैं ये टाइम है, ये नंबर ऑफ कार्स है। मान लेते हैं आप यहाँ 12 बजे आते हैं, हमने देखा 6 गाड़ियां खड़ी हैं, हमने 1 बजे देखा 7 गाड़ियां खड़ी हैं, 2 बजे देखा 5 गाड़ियां खड़ी हैं, 3 बजे देखा कि 2 गाड़ियां खड़ी हैं, 4 बजे देखा कि 6 गाड़ियां खड़ी हैं। That means there exists a relationship between these two values. मान लो मैंने 12/6 लिख दिया ब्रैकेट में, 12/6 का क्या मतलब है? इनपुट इज टाइम, आउटपुट इज नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप। तो ये रिलेशन है, फंक्शन तो अभी नहीं है, पता नहीं फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 5 बजे 5 ही गाड़ियां हो, यानी कि 2 डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है हमारे पास, तो चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा फंक्शन में, ये चलेगा। लेकिन मैं बोलूं कि 2 बजे पहले 4 गाड़ी थी, अब 5 गाड़ी, ऐसा हो सकता है 2 बजे 2 डिफरेंट टाइप्स 2 गाड़ियां खड़ी हों, इस यूनिवर्स में तो नहीं पॉसिबल है, तो वो फंक्शन नहीं हो। मान लो मैंने कहा कि किसी ने बोला कि सर ये था 5 और 6, मैंने इससे पूछा भाई 4 बजे कितनी गाड़ी थी, इसने बोला 5, मैं बोला कितनी गाड़ी थी, 6, मैं कहा ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। आ रही बात समझ में? कौन सा? हाँ, ये मेनी टू 1 इसलिए कह सकते हो क्योंकि ये 5 गाड़ियां जो है इन दोनों टाइम पे सेम गाड़ियां हैं, तो ये मेनी टू 1 हो सकता है। सिर्फ यूनिक होता, कोई कॉमन नहीं होता, मतलब यूनिक इनपुट के साथ यूनिक आउटपुट। ये यहां से समझोगे, देखो यूनिक इनपुट के साथ यूनिक आउटपुट 1 1, डिफरेंट इनपुट के साथ भी यूनिक आउटपुट मेनी टू 1, यानी मेनी आर्टिकल्स कैन गेट 1 रिजल्ट। हाँ, 3 और 4 इनपुट में सी आउटपुट निकल रहा है, वो पॉसिबल है। हाँ, ठीक है। देखो मैंने कहा था यहाँ पे खाली 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इनपुट के साथ मुझे आउटपुट होना ही चाहिए तभी फंक्शन है। लेकिन ये पॉसिबल है कि यहाँ पे एक एलिमेंट खाली मिल जाए मुझे डी, ये पॉसिबल है। समझ आ रहा है? इनपुट दे दिया और आउटपुट नहीं निकला, फंक्शन नहीं है। हाँ, तो फंक्शन नहीं है ना, निकल तो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। एक इनपुट से 2 आउटपुट निकल तो सकता है लेकिन फंक्शन, जैसे कि वही अंडर रूट निकाला, अंडर रूट ऑफ 9, मान लो मैंने कहा y = √9, मतलब इनपुट तो 9 है, इसका रिजल्ट क्या है, +3 एंड -3। इनपुट सिंगल है, आउटपुट डबल हो सकता है, कोई पॉसिबल। क्वांटम फिजिक्स में आता है ज्यादा, फंक्शन नहीं है, इसको फंक्शन नहीं, रिलेशन है, इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्या ढूंढना मुश्किल है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं बता रहा हूँ ना, वो इतने सारे भी नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि अब इस केस में आप ध्यान से देखो, रेंज जो कोडोमेन है वो क्या, इसकी रेंज कितनी है 3 और कोडोमेन कितना है, यानी एक्स्ट्रा है, फालतू है।
और किस केस में, कुछ केस में ये हो सकता है कि फालतू ना हो। दो केस बनेंगे, या तो फालतू है और या तो फालतू नहीं है। तो जिसमें फालतू है उसको क्या बोलते हैं? ऑन टू। एक ऑन टू और इनटू होता है। ऑन टू इज इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ए, देन इट इज एन ऑन टू फंक्शन, एल्स इट इज नोन एज इनटू फंक्शन। इसका मतलब है ये जो है खाली है, जिसमें खाली है इसको हम बोलते हैं इनटू, जिसमें खाली नहीं है उसको बोलते हैं ऑन टू। वही तो है इनटू। यानी डोमेन और रेंज सेम हो जाए मतलब, ठीक है। यानी कि डोमेन डोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो बनेगा ऑन टू। ठीक है, इसको हम सर्जेक्शन के नाम से भी जानते हैं इस फंक्शन को। बाइजेक्शन क्या होता है? जो ऑन टू भी हो और वन वन भी हो उसको बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। बाइजेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपलेस्ट है ये बाइजेक्शन फंक्शन। जो ऑन टू भी हो प्लस वन वन भी हो। मतलब क्या है? वन वन हो और ऑन टू हो, इसका एक ही तरीका हो सकता है कि ये कुछ एलिमेंट खाली भी नहीं बचा और वन वन भी हो गया। समझ में आ रहा है? ये बाइजेक्शन फंक्शन है, एग्जाम्पल है बाइजेक्शन फंक्शन का। अभी आपका पीएनसी नहीं हुआ ना, तो मैं आपको नंबर ऑफ फंक्शन अभी नहीं बता रहा। बाइजेक्शन फंक्शन क्या है? राइट साइड में ना तो खाली हो और वन वन हो, मेनी टू वन ना हो, यानी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्शन फंक्शन।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट खत्म, अब सिंपल बचा है। कांस्टेंट फंक्शन क्या बोलते हैं? इसमें इनपुट डालो आउटपुट बदले ना, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मान लो मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, यानी इनपुट कुछ भी डालो आउटपुट क्या आएगा? 2। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। यानी 1 डालोगे तो भी 2 आएगा, 2 डालोगे तो भी 3 डालोगे तो। यानी अगर इक्वेशन बनाए y इज इक्वल टू 2, कैसे बनता है? ये लाइन क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है कॉम्पोजिट फंक्शंस। क्या होता है कॉम्पोजिट फंक्शंस? वो देख लेते हैं। बस तुम समझ में आ रहा था, मैंने कहा ठीक है। ये आसान है ये। इसके बाद तो जो असली काम था ना वो खत्म हो गया, इसलिए मैं करा ही दूं। ये कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब ऐसे फीलिंग आती है कॉम्प्लेक्सिटी की, बट मान लेते हैं एक एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एक जी ऑफ एक्स है, तो हमें एफ ओ जी निकालना होता है, फॉग गॉफ निकालना होता है। याद है कुछ सुना है ऐसा? नहीं सुना, अभी सुनो। चलो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और मान ले क्या है भाई, मान लेते हैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है 2x स्क्वायर, जी ऑफ एक्स है। एक क्वेश्चन ये बनेगा, एक सिंपल क्वेश्चन बनेगा, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 0, मान लेते हैं सॉल्व करना है। अब इसका क्या मतलब है? हमें x की वैल्यू 2 पुट कर दो, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 पुट करने का मतलब है जहां पे x है वहां 2 लगाना। f ऑफ 2 का मतलब क्या? मान लेते हैं हमारे पास f ऑफ x है, f ऑफ x की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। f ऑफ 2 का मतलब है x की जगह 2 पुट करना, यानी ये बनेगा f2 का मतलब है 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ डोंकी रखते तो क्या बनता? 2 डोंकी स्क्वायर प्लस 3 डोंकी प्लस 4। मोंकी रखते तो 2 मोंकी स्क्वायर प्लस 3 मोंकी प्लस 4। रेड रखते तो 3 रेड स्क्वायर प्लस 2 रेड स्क्वायर प्लस 3 रेड प्लस 4, यही बनता। अब इसका वैल्यू क्या है? 4 2 जा 8, 8 और से 18 प्लस एफ ऑफ 3 कैसे करते हैं? ये बनता 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, कितना बनेगा? 9 2 जा 18, 27 प्लस 4 31। एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो ये इसका आंसर। ये बात समझ में आती है? एफ ऑफ, अब लेकिन हमें निकालना है मान लो एफ ओ जी एक्स, ये निकालना है। इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है? जी एक्स। देखो अगर मेरा एफ ऑफ एक्स था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और हमें एफ ऑफ डोंकी चाहिए था, तो हम लिखते 2 डोंकी स्क्वायर प्लस 3 डोंकी प्लस 4, लेकिन डोंकी की जगह क्या है? gx, तो हमें ये पुट करना है 2gx का स्क्वायर प्लस 3gx प्लस 4। अब gx की वैल्यू क्या है अपने आप में? sin x, तो मेरा बनेगा 2 sin x का होल स्क्वायर प्लस 3 sin x, ये मेरा बनेगा f ऑफ g ऑफ x, जिसको हम बोलते हैं एफ ओ जी। बस फॉग निकाल दिया पढ़ते इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट करना भी सबके बस की बात नहीं होती है। मतलब करना क्या है कि एक पूरी एंटिटी को उठा के उसके अंदर डालना है। मान लो हमने गॉफ निकालना है, मान लो मैंने कहा गॉफ निकालो, जी ओ एफ, इसका मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जी एक्स की वैल्यू क्या थी? साइन एक्स, लेकिन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स,
लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स से मतलब हमारे पास ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। कई बार पूछ लेते हैं इस इसका फंक्शन डोमेन और रेंज, दैट्स ऑल। अब सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सिर्फ इतना नहीं मिलेगा, फिर आपको ये मिलेगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, मान लो ये करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, h के अंदर गॉफ पुट करना है, इसका मतलब है h के अंदर g के अंदर f ऑफ x पुट करना है, ये सारा काम करना है। तो पहले fx है, fx की वैल्यू को g ऑफ x में पुट करेंगे, यानी गॉफ बनेगा। गॉफ का मतलब है जो भी अपन ने किया था, ये था ना, ये बनेगा। अब इसको किस में पुट करना है, hx में पुट करना है। मान लेते हैं hx यहाँ डिफाइन करेगा, मान लेते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो गॉफ आ गया, इसकी जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, ये f प्लस 4 पुट करेंगे तो h ऑफ g ऑफ h ऑफ x आ जाएगा। इसका ऑर्डर भी बदला जा सकता है, बट इसको ध्यान से करना पड़ता है, बस इतनी बात है। पहले इनर मोस्ट वैल्यू को सॉल्व करना है, उसको निकाल के नेक्स्ट वैल्यू में पुट करना है, जो रिजल्ट आया उसको निकाल के नेक्स्ट वैल्यू में पुट करना है। इसको कंपोजिट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब है, हर बार रह जाता है अपना छोटा छोटा। आज तो मैं भी लेट हो गया था 10-15 मिनट। हाँ जी, ज्यादा नहीं है, बस चलो कोई बात नहीं। बोलो, यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ जी, ऑनलाइन पारस, सूरज। यस सर। ठीक है, चलो देन आई विल रैप अप दिस क्लास फॉर द डे। क्या ना 15-20 ज्यादा, 20 मिनट 25 मिनट का पड़ा करना है। ये देख रहा है बाकी लोग कुटाई तो नहीं करेंगे कि मेरे को तो पढ़ना है, पर बाकियों का मुंह नहीं समझ में आ रहा मुझे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बचा है, हो जाएगा, तो ज्यादा ऐसा इशू नहीं है, हैं?